12 साल जेल में रहे, उनकी जुबान काटी गई और गर्दन काटने की कोशिश की, उस वक्त किसी को याद नहीं आया। अब 2 बंदे टारगेट है, मैं तो समझता हूं कोई एंटी प्रेसिडेंट जरदारी और एंटी रहमान मलिक सारी चीजें चल रही हैं। बड़े लोगों ने फायदे उठाए, किसी के 2,500 केस हैं, किसी के 7 केस हैं, किसी पार्टी के 10 केस है, लेकिन नाम हमारा आता। लेकिन मैं क्योंकि आपने सवाल कर दिया, मेरा केस करप्शन का कोई नहीं है। ये मैं अर्ज कर रहा हूं, करप्शन का केस कोई नहीं है मेरा। मेरे खिलाफ एक केस है कि 2 गाड़ियां एफआई ने खरीदी और उस गाड़ियों के बदले में 2 गाड़ियां मुझे रिश्वत में मिली, जो कि कोर्ट ने उसको इट वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कोर्ट, और उस पीरियड में 1 साल तक जेल में रखने में जो एक दफा कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया, और उसमें कोर्ट की क्लियर जजमेंट है कि इट्स इलीगल कन्फाइनमेंट। दूसरे मेरे खिलाफ केस था, चेक करवा लीजिए, कि 5 तोले जेवर और पता नहीं 35,000 के कपड़े शपड़े थे। मेरे एक एडी गया था एयरपोर्ट लाहौर पे और उसने रेड किया तो उसमें से मुझे शेयर दिया गया। ये दूसरा केस था, जब मेरी एक में बेल हुई तो मुझे बंद रखने के लिए किया गया। और एक मेरे खिलाफ केस है कि मैंने किसी एक बंदे को अपनी प्राइवेट जेल में 15 दिन रखा। और मजे की बात यह कि जब मेरी बेल का बैटर फाइनली कोर्ट में जाता है, मैं आपको प्रोड्यूस भी कर सकता हूं अवाम को, उसमें जस्टिस सजाद अली शाह साहब थे और 3 जजेस और थे। उन्होंने लिखा था, देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द ऑफिसर, हैंस ही शुड बी सेट फ्री बाय इवनिंग। और उसके बाद फिर मेरे ये होने के बेल होने के बाद फिर उन्होंने कोशिश की मुझे पकड़ने की, और मेरा उस वक्त जस्टिस बासी हो गया ना, नहीं 3, एक फिर जस्टिस बासी ने ये कहा कि ब्लॉक के प्रोसिक्यूटर्स को और गवर्नमेंट को उस वक्त की को कि आप इस तरह करो कि एक भैंस ले आओ बाहर लॉन में और वो भी इसके गले डाल दो ताकि मैं केस, आपका एक केस पक्का और बन जाए। तो बेसिकली देखें, मेरे जो केसेस बने थे, मुझे कहा गया था मोहतरमा के खिलाफ आप अप्रूवर बने, साहब के ना दूर क्या जाने की बात है कि जब मुझे जेल से निकाला गया, मुझे सैफरमान साहब लेके आए, बड़े अच्छी एक मर्सिडीज गाड़ी में जेल से निकाल के कि आपसे बात करनी है और आप आइएगा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आप उससे बात करना चाहते हैं। तो मुझे साफ कहा गया कि आप बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दें। नहीं, सैफरमान ने ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं पता किसके बिहाफ पे कहा था, पर उसने मुझे कहा, तो मैंने उन्हें कहा नहीं मैं नहीं देता हूं। और वापसी में एक टूटी सुजुकी पे गया था, तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये एक विक्टिमाइजेशन थी। मैं इससे डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो बात ये हुई कि एनआरओ पे आपके टोटल बस ये 3 केसेस हैं। 3 केसेस जी। और उसमें ये भी अर्ज कर दूं कि मैंने अंडर सेक्शन 265 के और अंडर एनआरओ जब आया वो चल रहा था, तो उसमें मेरे केस विद इन द पीरियड जो मैंने अप्लाई किया 120 डेज का, तो उसमें मैंने अप्लाई किया और कोर्ट ने जो एनआरओ का रिलीफ चल रहा था जब, जी हाँ बिल्कुल, मेरी हेयरिंग हुई केसेस की और विद इन टाइम उन्होंने जो है मेरी जजमेंट की, और जो अनाउंस जो है मेरा 5 या 10 दिन बाद हुई। और वैसे देखें, मुझे इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है, मैं अबाइड करूंगा कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस को। अगर मुझे कोर्ट कहता है सरेंडर बिफोर अस, आई विल बी द फर्स्ट वन टू गो। ठीक है, रहमान साहब एक बात बताइए कि ये जो 3 केसेस थे, इनके फैसले नहीं हुए थे, तो एनआरओ पे रिलीफ मिल गया आपको? जी बिल्कुल, सबको मिला तो आपको ही मिल गया? बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए कि अफजल सिंधु साहब जो है आपके स्टेट मिनिस्टर जो है लॉ के, उन्होंने अब ये कहा, उनकी स्टेटमेंट आई है कि जरदारी साहब को तो इम्यूनिटी है दस्तूर की तरफ से, लेकिन इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं बशमूल आपके, वो जमानत कबल गिरफ्तारी करवा लें। उन्होंने मेरे से बात की थी, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया। मेरे प्रोग्राम के बाद उनको फोन कर लीजिएगा, ही वॉज मिसकोटेड। और उन्हें जो एक किसी और लायर की स्टेटमेंट आई थी उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मेरा केस जो है बिल्कुल क्लोज हुआ है कोर्ट से। तो अगर कोई केस कोर्ट से क्लोज हुआ है विद इन दैट पीरियड, जो मेरे लायर्स ने कहा कि आई डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ बेल, और अगर कोर्ट मुझे समन करेगा तो मैं कन्विक्ट तो नहीं हूं। अभी आधी पार्लियामेंट जो आपकी वो है इस वक्त, कौन-कौन थोड़ा सा आप देखे शेरपा साहब 4 साल रहे हैं मिनिस्टर, उन पे भी है, तो बात यह है कि और कोई 1-2 नाम, फिर अगर बात करूंगा बहुत नहीं, मैं सिर्फ देखता हूं अगर ये केस खोलेंगे ना तो फिर बहुत और से 1-2 नाम, अगर नहीं खोलेंगे तो मैं खोलूंगा। 1-2 नाम जी आप खोलेंगे, अगर ये नहीं खोलेंगे तो मैं नॉट एज ए विक्टिमाइजेशन। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 20 साल में जो चीजें हुई वो कौम के सामने आनी चाहिए ना। यहां तो एक बंदे को 15 साल 15 दिन किसी को जेल में झूठे इल्जाम पे आप 1 साल अंदर रख लेते हैं, तो वहां पे और भी बहुत सी करप्शन के केसेस हैं। जब कभी नेक्स्ट प्रोग्राम हो तो फिर बताऊंगा, ये छुपी नहीं रहेंगी बातें इंशाल्लाह। साहब कोई ये जो शेरपा साहब को रिलीफ मिला, ये एनआरओ के तहत है, उससे पहले मिला है? मेरा ख्याल उनको भी एनआरओ के थ्रू मिला। मैं ये समझता हूं कि एक तरफ तो आप बात करते हैं इंसाफ की, तो इंसाफ करना है तो फिर सबको आगे लाओ ना भाई।
फिर सर रहमान मलिक का और प्रेसिडेंट आप नाम भी नहीं बता रहे हो, मैं तो आपसे पूछा हूं कि कोई 3-4 नाम और बता दें। मेरी इंसानियत समझे कि मैं आज भी उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। जब इल्जाम है केसेस आप ये बताए ना, तो जब शहबाज साहब का बताया आपने, देखिए मैंने बताया, और जो लिस्ट आई है वो तो ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है। उसमें वो तो पंजाब के है ना, देखिए एमक्यूएम के हैं कोई 2,500 बंदा जो एमक्यूएम को छोड़े क्यों यार, सबका फैसला हुआ ना। पीएमएलएन का कोई है, पीएमएलएन के कुछ लोग नाम हैं, लेकिन मैं अभी इस वक्त तक मेरे पास नहीं है फ्रैंकली। आपने कहा जरदारी साहब पे एनआरओ का रिलीफ कितने केसेस में हुआ, ये बता दीजिए। देखिए मुझे पूरी डिटेल का नहीं पता, लेकिन हुआ उनको रिलीफ तो मिला यार। उनके खिलाफ तो इतने केसेस बनाए थे कि एक BMW गाड़ी को दोस्त लाता है तो उसका भी उन्होंने केस बना दिया था। एक पहले उन्होंने केस बम मारने का बना दिया था, जस्टिस क्यूम ने जो डिसीजन दी थी, और उसको सैफर मान के गया था गिव अ मैक्सिमम डोज, एंड ही हैड टू गिव द मैक्सिमम डोज, और उसने कन्फेस किया, और वो टेप स्कैंडल मैंने दिया, ठीक है। और आपने देखा कि वो तीनों जजेस को रिजाइन करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं तो अगले प्रोग्राम में मैं वो कैसेट भी चला लूंगा। आपसे गिला इस वक्त ये होगा लोगों को जो आपको सुन रहे हैं बात, कि आप सैफुर रहमान साहब का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन क्या सैफुर रहमान साहब इतने पावरफुल थे कि अपनी ओन पे सब कुछ कर देते थे अपने लीडर्स को? आप ये नहीं बता रहे कि सैफुर रहमान साहब फिर भी किसकी बलबोते पे इतने बड़े 2 लीडर्स को कैसा सब कुछ कर रहे थे? मैं ये समझता हूं कि यही चीज जो फैसला हुआ था कि जाहिर उस वक्त हुकूमत तो मियां नवाज शरीफ की थी, तो उनके कहने तो बगैर उसके कहने पे तो नहीं कर सकते थे। इसी चीज को तो खत्म किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन फिर वापस आ गया आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है अभी तक मुझे नजर तो नहीं कभी आया, मेरा अगर आए तो नहीं, वो दोबारा कॉन्फ्लिक्ट वापस आ गया आपस में। एनआरओ के ऊपर जो है पीएमएलएन जो है आपको वो रिलीफ देने को तैयार नहीं, जो कि लगता है चार्टर डेमोक्रेसी में साइन किया गया। मैंने एक खबर पढ़ी डॉन में, इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी फ्रैंकली, कि वो हुदैबिया पेपर्स, जी हाँ, उसमें अपने इसहाक डार साहब के नाम लगा कि उन्होंने कोई एक 164 की स्टेटमेंट दी थी मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब के तहत। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ एनआरओ को एक्टिवेट करना हमारे खिलाफ, और उसके बाद आज ये खबर आना कि मियां नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम आ गया हुदैबिया पेपर पे मनी लॉन्ड्रिंग का, तो जाहिर ये चीजें हो रही हैं तो मीडिया निकाल रहा है, तो पता नहीं और कितनी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ख्याल में नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगा जो उन्होंने भी इंक्वायरी का मुतालबा किया ना फ्रेंच उसके ऊपर। तो खैर मैं तो इंक्वायरी का तो नहीं करता, मैं ये जरूर देखूंगा कि दोनों पार्टीज को ये देखना चाहिए कि कोई ऐसी कोई हरकत हो रही है, कोई ऐसा आपस में कोई ऐसा तीसरा दुश्मन है जो ऐसी चीजों को पब्लिक में लाके हमको लड़ाना चाहता है। तो मैं तो कोई लड़ाई वाली बात नहीं करता हूं, मैं तो कहता हूं कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि इसहाक डार साहब मियां नवाज शरीफ साहब के समधी हैं कि वो उनके खिलाफ कोई ऐसा एफिडेविट देंगे। अगर कोई ऐसी चीज है तो मेरा इसहाक डार साहब खुद बता सकते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने आपसे कहा है कि 17वीं तरमीम में जो इख्तियारात थे वो भी चार्टर डेमोक्रेसी की स्पिरिट थी ना। अगर आप एक तरफ ये कहते हैं रहमान मलिक साहब, तो उनको भी तो कोई मुतालबा होगा, वो दिल जला हुआ है ना नहीं। कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने की शर्त, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी दुनिया में नहीं है, तो आप लोग उसको उठाए नहीं रहे, वो कब करेंगे? देखें रिकंसिलिएशन ये कब होगी? कामरान साहब, जहां तक 17th अमेंडमेंट का है, प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी क्लियरली 17th अमेंडमेंट्स और 52B की बात की है कि वो इसे दे देंगे। और अगला सेशन जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अगला सेशन जो है वो जिसमें उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट को एड्रेस करना है, उस वक्त एड्रेस नहीं करेंगे जब तक ये पावर्स जो है ट्रांसफर नहीं हो जाती पार्लियामेंट को और प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का तो नहीं है ना, JUI भी है, MQM भी है, दूसरी पार्टी। वो क्यों चाहेंगे? चाहेंगे डेमोक्रेट्स नहीं, वो उन्होंने यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने ये कहा है कि जब आप ये कर रहे हो तो हमें थोड़ी सी जो हमारे मुतालबात हैं जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के, उसकी भी बात करें, तो उसकी भी बात हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा पैकेज आ जाए। अब तो मियां नवाज शरीफ साहब भी वो नहीं रहे जो पहले थे, अब कोई ऐसा फैक्टर भी नजर नहीं आता। अब कौन फिर जरदारी साहब को डिस्क्रेडिट कर रहा है इस वक्त? देखिए जी, बात यह है कि अगर एक चैनल का एजेंडा हो कि उन्होंने सिर्फ एंटी प्रेसिडेंट जरदारी ही प्रोपेगेंडा करना, क्यों? इसलिए कि हर एक के अपने अज़ाइम होते हैं, हर एक का ये एजेंडा होता है। जहां तक तल्लक है दोनों पार्टीज का, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिस इज द हाई टाइम कि दोनों जो बड़ी पार्टीज हैं ये इस किस्म की जो शरारतें करते हैं या अपने अपने अज़ाइम हल करने के लिए अगर वो एंटी प्रेसिडेंट जरदारी प्रोपेगेंडा करते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें भी उसमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूं दोनों को बैठकर ये फैसला करना चाहिए कि जो इल्जाम तराशी हो रही है ये ऑन द लॉन्ग रन अब जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मैं ये समझता हूं जितनी कुर्बानियां जुल्फकार शहीद साहब के वक्त से चल रही है भट्टो साहब से, आज देखें हमने तो अपनी डीलर भी इसमें कुर्बान की है। तो मैं ये समझता हूं कि हम जितना दर्द पाकिस्तान के लिए रखते हैं हम चाहते हैं कि दूसरे भी रखें, हम चाहते हैं मिलकर आगे काम करें। थैंक यू वेरी मच।